फ़ोटोशॉप टाइमलाइन में एनिमेशन के लिए आपने अपनी फ़ाइल को कैसे सेटअप करना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फ़ोटोशॉप सीसी आपको चाहिए होगा इसमें। न्यू फाइल बनाएं, फाइल क्रिएट करें, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास टाइमलाइन की ऑप्शन आनी चाहिए। टाइमलाइन अगर आपको नज़र ना आ रही हो तो विंडो में जाके देखें, टाइमलाइन को टिक करें तो आपको ये पैनल नज़र आएगा। इसका आइकॉन जो है वो एक फिल्म रील की तरह होता है। तो कई दफ़ा ये यहाँ पे जो डिफरेंट आइकॉन्स हैं इसमें आपको ये नज़र आ सकता है। तो ये फिल्म रील की तरह का इसका आइकॉन होता है। आप क्रिएट वीडियो टाइमलाइन करेंगे तो आपके पास एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की तरह एक टाइमलाइन आ जाएगी और उसमें आपको एक वर्क एरिया नज़र आ रहा होगा और उस वर्क एरिया के अंदर जो आपकी पहली लेयर थी जो कि स्टैटिक लेयर है वो आपको नज़र आ रही होगी। स्टैटिक लेयर्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पर्पल में होती हैं और वीडियो लेयर्स बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू में होती हैं। काम शुरू करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको टाइमलाइन की जो टाइम लिमिट है उसको एक्सटेंड करना होगा और जो टाइमलाइन का फ्रेम रेट है उसको आपको चेंज करना होगा और अनियन स्किन सेटिंग्स को आपको थोड़ा सा देखना ऑप्शनल है। टाइमलाइन का जो टाइम है उसको आपको एक्सटेंड करना है। इसके लिए आप देखेंगे कि ये 5 सेकंड्स पे है। आप जो स्टैटिक लेयर है उसके कॉर्नर को ड्रैग करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। जो टाइमलाइन के बाउंड्रीज पे ये बुक एंड्स की तरह के बने हुए होते हैं, इनको अगर आप एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड नहीं हो पाते, इसलिए आप जो स्टैटिक लेयर है उसको एक्सटेंड करते हैं। और इसके बाद आप टाइमलाइन में फ्रेम रेट को जाके और ऑल्टर करते हैं। आप जितना फ्रेम रेट रखना चाहते हैं वो आप फ्रेम रेट पहले डिसाइड करते हैं। आप इसमें वैल्यू पुट इन कर सकते हैं या जो प्री डिटर्मिन्ड वैल्यूज़ हैं उसमें से कोई वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। आपने फ्रेम रेट सेलेक्ट किया, ये फ्रेम रेट सेलेक्ट करके जब आप वीडियो लेयर बनाएंगे तो वो वीडियो लेयर इसी फ्रेम रेट के हिसाब से बनेगी और उसकी टाइम ड्यूरेशन भी उतनी होगी जितना यहाँ पे शो हो रहा है। ये सब चीज़ें क्यों की हैं ये मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं जो बेसिक प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा दूँ। लेयर में जाके वीडियो लेयर्स में गए, वीडियो लेयर में जाके आपने न्यू ब्लैंक वीडियो लेयर बना ली। इसके बाद अनियन स्किन्स को भी देख लेते हैं। अनियन स्किन्स जो हैं वो आप अनियन स्किन सेटिंग्स में जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये सेटिंग्स हैं। एक फ्रेम जो आपके फ्रेम के बाद आता है उसका एक इम्प्रेशन आपको अपने फ्रेम पे नज़र आ रहा होगा, एक पहले वाला फ्रेम का। आमतौर पे चूँकि आप एक पिछले फ्रेम से अगले फ्रेम की तरफ काम कर रहे होते हैं तो फ्रेम आफ्टर की ज़रूरत आमतौर पे नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत इन बिटवीनिंग में होती है। बट इन एनी केस आप देख सकते हैं मैक्सिमम ओपेसिटी जो है वो 50% है, मिनिमम ओपेसिटी 25% है। 50% ओपेसिटी मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिसरप्टिव होता है। आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि आपका करंट फ्रेम कौन सा है और पिछले फ्रेम पे कौन सी ड्राइंग हुई हुई है, तो मैं इसको 25% पे कर देता हूँ, बट दैट्स ऑप्शनल। अगर आप एक वाइट सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई ठीक है। अगर आप कलर्ड सरफेस पे काम कर रहे हैं तो ब्लेंड मोड जो है वो आपको नॉर्मल रख लेना बेहतर होता है। इसकी वजह मैं आपको अभी एक सेकंड में दिखाता हूँ। इस वक्त आप टाइमलाइन को ज़रा साइड पे करके जो वीडियो लेयर थी उसके ऊपर एक इमेज बनाएं। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट फ्रेम पे जाना चाहें तो उसमें टाइमलाइन में आपके पास ये ऑप्शन आती है कि एक बटन होता है, उसको आप क्लिक करते हैं। जो प्ले बटन है उसके साथ ये बटन है, इसको आप क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट फ्रेम पे जा सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स के थ्रू नेक्स्ट फ्रेम पे जाना चाह रहे हैं तो उसके शॉर्टकट जो है वो आपकी एरो कीज़ होती हैं। एरो की से अगर आप ये ना कर पा रहे हो तो आप जाके देखें टाइमलाइन की सेटिंग्स में इनेबल टाइमलाइन शॉर्टकट कीज़ की ऑप्शन होनी चाहिए। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी उन स्टेप्स की जो आपने लेने हैं। वो स्टेप्स क्यों लेते हैं ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले अनियन स्किन्स का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वाइट सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सरफेस कलर्ड है तो उसमें मल्टीप्लाई जो है उसके थोड़े एडवर्स एक इफ़ेक्ट होता है कि आपकी जो एनिमेशन है वो थोड़ी आपको डार्क लगती है, क्योंकि मल्टीप्लाई एक ट्रांसपेरेंट लेयर अप्लाई कर रहा होता है।
तो मैंने अगर एक कलर्ड बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है तो आपने देखा है कि एक सेकंड में या एक सेकंड से थोड़े कम पार्ट में ये आपका इमेज थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। जब मैं इसकी अनियन स्किन्स को डिसेबल करूँगा तो ये फिर थोड़ा सा अपने नॉर्मल कलर पे आ गया, और दोबारा जब मैं अनियन स्किन्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये डार्क हो जा रहा है, क्योंकि इसका जो पिछला फ्रेम था वो मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड के साथ इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। ये आपकी ड्राइंग को एक्चुअली चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि आपको पिछला फ्रेम सुपर इम्पोज हुआ हुआ नज़र आ रहा है तो उसकी सुपर इम्पोजिशन का जो ब्लेंडिंग मोड है वो अभी मल्टीप्लाई पे हुआ हुआ है। कलर्ड बैकग्राउंड पे काम करते हुए आप ये करते हैं कैनियन स्किन सेटिंग्स में जाके आप इसका जो ब्लेंड मोड है उसको नॉर्मल पे कर देते हैं। उससे एक ओपेक लेयर जो है वो आपकी लेयर के ऊपर लगती है। उससे ये होता है कि आपका जो कलर है वो आपको चेंज इतना नहीं हुआ हुआ नज़र आता। तो एनिमेशन करते हुए अनियन स्किन्स में आप ये थोड़ा देख लेते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कलर्स दैट यू यूजिंग, अगर आप लाइट के ऊपर वाइट के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें मल्टीप्लाई ठीक है। अगर आप एक कलर के ऊपर ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें आपकी अनियन स्किन्स जो हैं वो नॉर्मल में हो सकती हैं। और अगर आप बिल्कुल ब्लैक के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने देखा उसमें स्क्रीन की भी ऑप्शन है। स्क्रीन जो है वो एक लाइट की लेयर अप्लाई करती है। तो ये थोड़ा सा अनियन स्किन्स की डिस्क्रिप्शन थी। बाकी जो हमने चीज़ें की हैं उसका भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्यों की हैं। बेसिकली फ़ोटोशॉप में आप जब एक नई वीडियो लेयर बना रहे होते हैं तो उस वीडियो लेयर के जो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं वो आपकी जो करंट सेटिंग्स हैं उसके हिसाब से होते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर मैंने 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे एक नई वीडियो लेयर बनाई है तो 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे अगर मैं उसका टाइमलाइन का टाइम एक्सटेंड करके आगे ले जाऊं तो मैं वीडियो लेयर को जब एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा तो एक्सटेंड नहीं होगी। इसके नंबर ऑफ फ्रेम्स पहले से डिसाइडेड है 12 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से। अगर इसके जितने भी फ्रेम्स बनते हैं 17 सेकंड्स के हिसाब से, इसमें मैक्सिमम उतने ही फ्रेम्स हैं। इसको अगर मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ तो एक्सटेंड नहीं होगी। उसमें इशू ये होता है कि अगर आप 5 सेकंड्स टाइम जैसे कि शुरू में होता है, आपने उस सेटिंग को ही रखते हुए एक नई वीडियो लेयर बनाई तो उसमें 5x12 जितना आपका फ्रेम रेट है 5x12 60 बनता है। तो उसके टोटल जस्ट अ सेकंड, इट्स नॉट डूइंग। अच्छा, शायद इसके हिसाब से होता है। इसको मैं 5 पे ले जाके और वीडियो लेयर बनाता हूँ। अच्छा, दैट्स न्यू कि बेसिकली उसने जो आपके पास सबसे लंबी लेयर है उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा जो टाइम वाइज जो जिस लेयर की लेंथ ज़्यादा है उसने उस लेयर के हिसाब से नई लेयर बनाई है। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई जस्ट डिस्कवर्ड, बट द इफ़ेक्ट दैट इट हैज़ वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जैसे हमने जब शुरू किया था उस वक्त हमारे पास जो सबसे लंबी लेयर थी, जो सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन थी जिस लेयर की, वो 5 सेकेंड्स थी। तो अगर मैं उसी के हिसाब से जो फोटोशॉप की डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उसमें एक लेयर बनाता तो उसमें इशू ये होना था कि ये लेयर बनी है, अब इस लेयर को मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करूं तो इस पॉइंट से आगे नहीं जा रही। तो जब काम शुरू किया था उस वक्त जो भी आपके पास ड्यूरेशन थी, वीडियो लेयर जब बनती है तो वो उसी ड्यूरेशन की बनती है और उसके नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो उतने ही होते हैं जितने के गिवन उस वक्त के करंट फ्रेम रेट पे उस टाइम में जितने भी फ्रेम्स आते हैं। तो ये बनाई। अब 5 फ्रेम्स पर सेकंड के 5 सेकंड्स 12 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से इसके अंदर जो है वो 60 फ्रेम्स होंगे।
तो इसको मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है अगर आप लंबी लेयर बनाना चाह रहे हैं। अगर आपने एक ज़रा लंबी एनिमेशन बनानी है, एक कंटिन्यूस एनिमेशन बनानी है, तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ जाएगा कि आपको नई एनिमेटेड वीडियो लेयर बनानी पड़ जाएगी, विच इज़ अनोइंग। तो इसलिए जब हमने काम शुरू किया था तो उस वक्त हमने जो है वो पहली लेयर को एक्सटेंड कर दिया था, ताकि उसके बाद जब वीडियो लेयर बने तो वो वीडियो लेयर जो है वो उसकी एक मुनासिब ड्यूरेशन हो। उसके अलावा हमने फ्रेम रेट चेंज किया था। जब कोई वीडियो लेयर बनती है तो उस वक्त टाइमलाइन का जो फ्रेम रेट हो वही वीडियो लेयर का भी फ्रेम रेट बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर अभी मैं इस टाइमलाइन का फ्रेम रेट जो है वो 2 फ्रेम्स पर सेकंड कर देता हूँ। मैं फ्रेम रेट में गया और मैंने इसको 2 फ्रेम्स पर सेकंड कर दिया, और इसके बाद मैं एक नई लेयर बनाऊंगा। तो ये लेयर जो है ये 2 फ्रेम्स पर सेकंड पे चलेगी, चाहे मैं टाइमलाइन का फ्रेम रेट चेंज कर दूं। मैं अगर इस पॉइंट पे ये एक मैंने फ्रेम बनाया, उसके बाद मैंने ये दूसरा फ्रेम बनाया, फिर ये तीसरा फ्रेम बनाया, इट सीम्स फाइन राइट नाउ, ये 2 फ्रेम्स पर सेकंड पे चल रही है। लेकिन ये कि अब अगर मैं जाके और टाइम लाइन का फ्रेम रेट जो है उसको दोबारा 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे ले आऊं, तो हम ये देखेंगे कि टाइमलाइन जो है वो अब इस एनिमेशन को ज़रा डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। वो इसके हर सेकंड को 12 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, और जब आप एक फ्रेम मूव करेंगे तो वो 1/12 ऑफ अ सेकंड आगे जाएगी। लेकिन चूंकि जो एनिमेशन है उसमें सेकंड के हाफ पे जाके और फ्रेम चेंज हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और छठे फ्रेम पे जो है वो नया इमेज आया, उसके बाद 1 2 3 4 5 छठे फ्रेम पे नया इमेज आया। तो बेसिकली इस वक्त जो है वो आपकी टाइमलाइन अलग फ्रेम रेट पे है, और आपका जो आपने एनिमेटेड लेयर बनाई थी वो अलग फ्रेम रेट पे है। तो टाइमलाइन जिस वक्त आप टाइमलाइन का फ्रेम रेट डिसाइड करते हैं उसके बाद वीडियो लेयर बनाते हैं, तो वीडियो लेयर का फ्रेम रेट जो है वो टाइमलाइन के फ्रेम रेट के हिसाब से बन जाता है। अगर आप वीडियो लेयर का फ्रेम रेट चेंज करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें जाके और आप लेयर में जाएंगे, आप इंटरप्रेट फुटेज में जाएंगे, वीडियो लेयर्स, इंटरप्रेट फुटेज, और यहाँ पे आप अपनी जो वीडियो लेयर थी उसकी ड्यूरेशन, उसका फ्रेम रेट था वो आपने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक और चेंज देखा है कि ये लेयर जो है वो काफ़ी मैक्सिमम तक जा रही थी, लेकिन ये छोटी हो गई है, ये 1/6 हो गई है पहले से। इसकी वजह यह है कि इसमें जो फ्रेम रेट हमने रखा था 2 फ्रेम्स पर सेकंड, और जो हमने लेंथ रखी थी इसकी, ये तकरीबन आई थिंक 25 सेकंड्स तक बन रही थी। तो इसने उसके हिसाब से उसका नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो पहले डिसाइड कर दिया था कि 2 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से अगर 25 फ्रेम्स हैं तो इसमें कोई 50 फ्रेम्स होंगे। अब जबकि हमने उन्हीं 50 फ्रेम्स का फ्रेम रेट चेंज कर दिया, तो चूंकि 1 सेकंड में वो पहले 2 फ्रेम्स आ रहे थे और अब 12 फ्रेम्स आ रहे हैं, तो वही एनिमेटेड लेयर जो थी वो अब बजाय इसके कि वो 25 सेकंड्स तक चलती, वो मुश्किल से जो है वो 4 सेकंड्स तक बन रही है, 4 सेकंड और 10 फ्रेम तक, और वो ख़त्म हो जा रही है। तो आपने देखा मतलब तकरीबन ये जो है वो 5 जो भी इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बनती हैं उसके हिसाब से ये अब लेयर छोटी हो गई है।
अच्छा, अब टाइमलाइन फ्रेम रेट जो है वो आपने देखा चेंज हो जाता है। इसमें इश्यूज क्या आते हैं? इसको टाइमलाइन फ्रेम रेट सेम क्यों रखना पड़ता है? उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इससे क्या मसला बन सकता है। ये एक थोड़ी सी लॉन्ग एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये कि इससे थोड़ी सी आपको शायद क्लैरिटी हो जाए कि ये फ्रेम रेट्स जो हैं इनको थोड़ा सा देखना पड़ता है शुरू में। अम, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप किस तरह डिफरेंट फ्रेम रेट्स एक ही एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम एक नई फाइल शुरू करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका फ्रेम रेट जो है वो 29.97 होता है। तो अगर हमने एक नई फाइल शुरू की, बल्कि मैं एक नई फाइल जो है वो बना के आपको ये प्रोसेस दिखा देता हूँ कि हम जब टाइमलाइन बना रहे होते हैं तो हम उससे पहले फ्रेम रेट क्यों उसका एडजस्ट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने जनाब वीडियो टाइमलाइन बनाई, उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड भी कर दिया, उसके बाद हमने एक वीडियो लेयर बना ली, लेयर में गए, हमने वीडियो लेयर बना ली, न्यू ब्लैंक वीडियो लेयर। अच्छा, अब ये जो वीडियो लेयर है इसका फ्रेम रेट 29 फ्रेम्स पर सेकंड है। अब हम पहले वीडियो लेयर बनाने के बाद अगर बाद में इसका फ्रेम रेट चेंज करेंगे तो टाइमलाइन का फ्रेम रेट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वीडियो लेयर का फ्रेम रेट जो है वही 29 फ्रेम्स पर सेकंड रहेगा। हमने पहले वीडियो लेयर बनाई, उसके बाद हम टाइमलाइन में जाकर उसका फ्रेम रेट चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब वो फ्रेम रेट चेंज तो हो गया, हम जो है वो हमने एक फ्रेम के ऊपर ड्राइंग की, उसके बाद हम जो है वो चाहे तो अनियन स्किन्स भी अप्लाई कर देते हैं, वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो अप्लाई हुई भी है। दूसरे फ्रेम पे ड्राइंग की, तीसरे फ्रेम पे ड्राइंग की, उसके बाद चौथे फ्रेम पे ड्राइंग की, और एक छोटी सी हमने जो है वो एनिमेशन जो है वो बना ली। और इसको जब हम प्ले करेंगे तो 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे वो हमें ठीक लगेगी, कोई मसला नहीं है। ये हमारी एक जो है वो एक छोटी सी एनिमेशन है, इसको हम प्ले कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हम बाद में किसी पॉइंट पे इसको किसी ज़्यादा फ्रेम रेट पे लेके जाएंगे, हमने कोई और इसमें पार्ट्स ऐड करने हैं जिनका फ्रेम रेट इससे ज़्यादा है, कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे कर रहे हैं, कुछ और पार्ट्स हैं उनको हम जो है वो ज़्यादा फ्रेम रेट पे करेंगे। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम टाइमलाइन फ्रेम रेट में गए और हमने इसको 24 फ्रेम्स कर दिया या वापस 29.97 पे ही कर देते हैं जस्ट टू शो के इशू क्या हुआ है। अभी हमने 29.97 पे ये वीडियो लेयर बनाई थी और उसके बाद हम टाइमलाइन का फ्रेम रेट जो है वो 12 पे ले गए थे। तो अब हुआ ये है कि चूंकि 29.97 के हिसाब से इस वीडियो लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेम्स हैं, लेकिन जो टाइमलाइन है वो उनमें से सब फ्रेम्स को एक्सेस नहीं कर पा रही, क्योंकि टाइमलाइन हमने 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे रखी है, तो वो एक सेकंड के 12वें हिस्से में जो फ्रेम आ रहा है वो दिखा रही है। लेकिन इस टाइमलाइन में उसके अलावा भी फ्रेम्स मौजूद हैं, क्योंकि ये एक सेकंड को 30 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो हमारे पास हो ये रहा है कि अगर हम अभी इस एनिमेशन को प्ले करें तो हम देखेंगे कि दरमियान में ब्लैंक फ्रेम्स आ रहे हैं। एक फ्रेम, उसके बाद खाली फ्रेम, फिर एक फ्रेम, फिर दो खाली फ्रेम, फिर एक फ्रेम, फिर खाली फ्रेम, फिर फ्रेम, फिर खाली फ्रेम, क्योंकि इस वीडियो लेयर में ज़्यादा फ्रेम्स मौजूद थे, लेकिन टाइमलाइन की जो सेटिंग थी वो उन तमाम फ्रेम्स को शो नहीं कर रही थी। इसमें एक सेकंड में 30 फ्रेम मौजूद थे और टाइमलाइन जो है वो एक सेकंड के सिर्फ 12 फ्रेम्स शो कर रही थी। तो उसके अलावा जो फ्रेम्स थे वो मौजूद थे, लेकिन उस वक्त हमें शो नहीं हो रहे थे। तो उससे हुआ ये कि हमने जो एनिमेशन बनाई है वो उसमें बीच बीच में गैप्स आ गए। तो जब हम एनिमेशन शुरू कर रहे होते हैं तो उस वक्त ज़रूरी ये हो जाता है कि हम वीडियो लेयर बनाने से पहले टाइमलाइन की जो फ्रेम रेट है उसको पहले देख लें, उसको पहले एडजस्ट कर लें। वीडियो लेयर का जो फ्रेम रेट है उसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो लेयर का फ्रेम रेट जो है वो आप चाहें
तो आप लेयर में जाएं, वीडियो लेयर्स, और ये शायद मैंने बताया था इंटरप्रेट फुटेज में जाके आप उसके फ्रेम रेट को चेंज कर दें। लेकिन चूंकि इस लेयर में पहले इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो कि एक्सेस नहीं हुई, पहले एक्स्ट्रा फ्रेम्स मौजूद थे जो कि उस वक्त नज़र नहीं आ रहे थे, तो इस लेयर के अंदर तो गैप्स अब आ चुके हैं। अब चूंकि हम 29 फ्रेम्स पर सेकंड पे टाइमलाइन में देख रहे हैं और फुटेज अभी 12 फ्रेम्स पर सेकंड पे है, तो हर दूसरे तीसरे फ्रेम के बाद जो है वो नया इमेज आ रहा है। तो इससे, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आपके पास आ जाती हैं कि मैंने ऐसी एनिमेशन भी की हुई है जिसमें आपने कुछ पार्ट्स को 8 फ्रेम्स पर सेकंड पे एनिमेट किया, कुछ पार्ट्स को 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे किया। जिन पार्ट्स में कुछ स्लो मूवमेंट है उनको जो है वो आप लो फ्रेम रेट पे कर सकते हैं। जिन पार्ट्स में कोई एक्शन शो हो रहा है, बहुत तेज़ मूवमेंट है, तेज़ मूवमेंट को आमतौर पे आप अगर फास्ट तेज़ फ्रेम रेट पे करें, ज़्यादा फ्रेम रेट पे करें, 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे करें, तो वो ज़्यादा स्मूथ शो होती है। तो ये जो वेरिएबल फ्रेम रेट्स और वेरिएबल टाइमलाइन के फ्रेम रेट और वीडियो लेयर का फ्रेम रेट है, उसकी वजह से फोटोशॉप में आप ये कर सकते हैं कि एक ही एनिमेशन के अंदर एक लेयर जो है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे चल रही है, एक और लेयर जो है वो उसको आपने 8 फ्रेम्स पर सेकंड पे एनिमेट किया है, और बाद में जब आप एनिमेशन को रेंडर कर रहे हैं तो आप 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे करेंगे, तो आपके पास वेरिएबल उसमें फ्रेम रेट्स आ सकते हैं। अभी मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अम, लेकिन ये कि ये भी एक इसका एडवांटेज है कि आप डिफरेंट लेयर्स को डिफरेंट फ्रेम रेट्स पे रेंडर कर सकते हैं। या मैं क्विकली वो करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी बात की है। तो अगर हम 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे काम कर रहे हैं तो इसके सेट टाइमलाइन फ्रेम रेट, इसको 24 फ्रेम्स पे ले गए, 24 फ्रेम्स पर सेकंड, और उसके बाद एक वीडियो लेयर बनाई जिसको हम जो है वो न्यू लेयर बनाई, वीडियो लेयर, और इसका फ्रेम रेट जो है वो हमने 24 फ्रेम्स पर सेकंड ही रखा। तो ये एक वीडियो लेयर है जिसमें कि जो भी चीज़ शो हो रही है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शो हो रही है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ये 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे मूव कर रही हैं, मतलब एक सेकंड में जो है ये 24 ड्राइंग्स आ जाएंगी। अच्छा, अब इसी के अंदर हम अगर कोई ऐसी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं जो कि एक और फ्रेम रेट पे है, जो कि इतनी तेज़ मूव नहीं हो रही, तो एक नई वीडियो लेयर बना के और उसका फ्रेम रेट जो है वो हम यहाँ जाके वीडियो लेयर का फ्रेम रेट, इसको इंटरप्रेट फुटेज, इसका फ्रेम रेट हम 8 फ्रेम्स पर सेकंड कर देते हैं, और ब्रश भी चेंज करके किसी और ब्रश से हम एक और ड्राइंग करते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो ड्राइंग है ये 3 फ्रेम्स तक यही ड्राइंग रहेगी, उसके बाद ये ड्राइंग चेंज होगी।
तो जब हम इस एनिमेशन को प्ले करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने एक ड्राइंग जो है वो एक लेयर जो है वो फास्ट मूव हो रही है और एक लेयर जो है वो स्लो मूव हो रही है। तो ये इसके वेरिएबल फ्रेम रेट्स का एक फ़ायदा है, लेकिन आपने देखा कि इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा पहले से केयरफुल रहना होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले से हम देख लेते हैं, और अगर हम इनको ना देखें तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या रीज़न्स हैं, और ये जितने भी फीचर्स हैं उनको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड बात हुई है। आई होप कि उससे आपको थोड़ी जो फ़ोटोशॉप एनिमेशन में जो इनिशियल फ़ाइल का सेटअप है उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। एक और चीज़ जो है वो जाते हुए मैं बता दूं कि आप जब इसकी सेटिंग्स में टाइमलाइन की सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि इनेबल ऑटो ग्रुपिंग ऑफ क्लिप्स की ऑप्शन है। जब ये ऑप्शन एक्टिवेट हुई हुई हो तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक वीडियो क्लिप है और उसके अलावा आपके पास एक और वीडियो क्लिप है, तो उन वीडियो क्लिप्स को आप एक दूसरे के सामने स्टैक कर सकते हैं, जिस तरह वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में होता है। फोटोशॉप में वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है। वीडियो एडिटिंग के लिए आप जिस तरह अभी लेयर में जाके, वीडियो लेयर्स में जाके मैंने एक न्यू ब्लैंक वीडियो लेयर बनाई थी, उस तरह आप न्यू वीडियो लेयर फ्रॉम फाइल करके और कोई वीडियो फुटेज फोटोशॉप में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद उस वीडियो फुटेज को आप जो है वो एडिट कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे कट करने की ऑप्शन है। उसके अलावा आप डिफरेंट फुटेजेस को जो है वो क्रॉस फेड भी कर सकते हैं इसमें। तो फोटोशॉप में वीडियो एडिटिंग की भी कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं। आमतौर पे जब मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता हूँ तो उनकी एडिटिंग भी जो है मैं फोटोशॉप में ही कर लेता हूँ। तो ये फोटोशॉप एनिमेशन का आई थिंक काफ़ी डिटेल्ड ओवरव्यू हो गया।